अपने प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से हम आ चुके हैं मैदान में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट पर थोड़ा थोड़ा काम किया था, थोड़ा थोड़ा क्या पूरा काम किया था। आज के क्लास में अगले इफेक्ट की बारी है, जिसे तुम रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, एक ही चीज को बुलाने के दो नाम है, दोनों कुछ अलग अलग नहीं है। जो रेजोनेंस इफेक्ट है या जो रेजोनेंस है वही मेसोमेरिक इफेक्ट भी होता है। शॉर्ट में इसे हम आर इफेक्ट या फिर एम इफेक्ट दोनों नामों से बुला सकते हैं, आर इफेक्ट या एम इफेक्ट। ओके, तो रेजोनेंस पर वैसे तो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पर भी थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन जस्ट इग्नोर दैट, उसको पूरी तरह से इग्नोर करो। हम ये मान करके चलते हैं कि तुम आज जिंदगी में पहली बार रेजोनेंस का नाम सुन रहे हो। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर तुम ऐसे बनाते हो, बेंजीन का स्ट्रक्चर तुम ऐसे भी बनाते हो, और दोनों स्ट्रक्चर्स में अगर तुलना करो तो इसमें जहां जहां डबल बॉन्ड है इसमें वहां वहां सिंगल बॉन्ड है, और इसमें जहां जहां सिंगल बॉन्ड है इसमें वहां वहां डबल बॉन्ड है। तो बेंजीन का सही स्ट्रक्चर ये वाला है या ये वाला है? कौन सा स्ट्रक्चर सही है? तो हम कहते हैं कि दोनों में से कोई भी, सही गलत की बात ही नहीं है, इन दोनों में से कोई भी बेंजीन का कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है। कुछ चीजों का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जब हम स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं जिसमें साफ साफ बॉन्ड्स बना देते हैं कि यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, तो हम लोग कहते हैं ये लेविस स्ट्रक्चर है। लेविस स्ट्रक्चर कहां कहां इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है मेरे को पता है, साफ साफ पता है। यहाँ इन दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, इन दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं लेविस स्ट्रक्चर्स। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक अकेला लेविस स्ट्रक्चर, जैसे हम कहते हैं सिर्फ इसकी मदद से बेंजीन को प्रेजेंट कर दिया जाए, पॉसिबल नहीं है। या फिर सिर्फ इसकी मदद से बेंजीन को प्रेजेंट कर दिया जाए, पॉसिबल नहीं है। कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ आयंस इस तरह के होते हैं जिनको एक सिंगल स्ट्रक्चर से कभी प्रेजेंट किया ही नहीं जा सकता है। उसके लिए हमें 2 स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर में भी हजारों स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती हो, मतलब एक से ज्यादा कहना ज्यादा बेस्ट है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, कुछ ऐसे आयंस भी होते हैं जिनका रियल स्ट्रक्चर किसी एक सिंगल लेविस स्ट्रक्चर से तुम चाहो तो तब भी बना करके समझा नहीं सकते हो। तुम्हें कम से कम 2 स्ट्रक्चर्स या बोल दो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। तो बेंजीन ऐसे ही मॉलिक्यूल्स में से एक है। हम कहते हैं ये दोनों बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, या फिर एक और वर्ड यूज कर सकते हो, रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या बेंजीन के रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ कुछ इसके जैसा, कुछ कुछ इसके जैसा। जैसे बचपन में तुमने एक कहानी पढ़ी होगी कि एक गांव होता है, उसमें कुछ लोगों के पास आंखें नहीं होती है, 7-8 ऐसे बंदे होते हैं जिनके पास आंखें नहीं होती हैं। तो वो हर चीज को टटोल टटोल करके, छू छू करके देखते हैं कि चीज कैसी है। एक बार गांव में हाथी आता है, उनको भी बहुत उत्सुकता होती है कि हमें भी जरा पता चले हाथी कैसा होता है। तो ले जाया गया उनको हाथी के पास, वो सब हाथी को छू छू करके देखने लगे। एक के हाथ में जो है हाथी की पूंछ आ गई, तो बताया हाथी जो है झाड़ू के जैसा होता है। एक के हाथ में हाथी का कान आ गया, तो उसने बताया कि हाथी जो है वो सूप के जैसा होता है। एक के हाथ में जो है, एक ने हाथी का पेट छुआ, पेट हाथी का बड़ा सा होता है, नगाड़े के जैसा, ढोल के जैसा, उसने बताया हाथी जो है नगाड़े के जैसा होता है। एक के हाथ में हाथी का पैर आया, उसने बताया हाथी खंबे के जैसा होता है। लेकिन हम लोग, आंख वाले लोग, समझते हैं कि हाथी इनमें से किसी का जैसा नहीं होता, बल्कि इन सबको एक साथ मिला करके सोचा जाए तब हम समझ सकते हैं कि हाथी कैसा होता है। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कहता है कि हाथी ऐसा होता है, ये स्ट्रक्चर कहता है हाथी ऐसा होता है। और सच्चाई ये है कि दोनों को मिला करके अगर एक साथ सोच सके तभी हम बता पाएंगे कि हाथी कैसा होता है। तो न तो ये स्ट्रक्चर बेंजीन को पूरी तरह से प्रेजेंट करता है, न तो ये स्ट्रक्चर बेंजीन को पूरी तरह से प्रेजेंट करता है। इसका कहना है यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ नहीं है। और इसका कहना है यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ नहीं है,
यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो इन सबको मिला करके हम लोग एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें हम डॉटेड लाइन से इस तरह से कहते हैं पाई बॉन्ड यहाँ भी है, पाई बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, सभी जगहों पर पाई बॉन्ड है। तो इस स्ट्रक्चर का कहना है कुल मिलाकर के 3 पाई बॉन्ड्स हैं। इसका कहना है कि 3 पाई बॉन्ड्स है। तो क्या 6 पाई बॉन्ड्स हो गए? आंसर है नहीं, पाई बॉन्ड अभी भी 3 ही है, लेकिन इसका कहना है 3 पाई बॉन्ड्स 3 जगहों पर है, इन 3 जगहों पर है। इसका कहना है कि नहीं, पाई बॉन्ड 3 है और ये इन 3 जगहों पर है। और इसका कहना है पाई बॉन्ड 3 है लेकिन ये सभी जगहों पर है। जैसे 3 मिठाई 3 लोगों में बांटनी हो तो 6 लोग हो मिठाई खाने वाले और मिठाई सिर्फ 3 हो, तो एक तो रास्ता ये है कि 3 लोगों को मिठाई दी जाए और 3 लोगों को मिठाई न दी जाए, और दूसरा रास्ता है कि तीनों को जो सभी लोगों को आधा आधा मिठाई दे दिया जाए, तो सबको मिठाई थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। तो पाई बॉन्ड है 3 ही, लेकिन सभी जगहों पर तुम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो 6 जगहों पर अगर 3 पाई बॉन्ड्स को तुम डिवाइड करते हो तो 3/6 मीन्स 1/2 मतलब 0.5 पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो 0.5 है, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है 0.5 है, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है 0.5 है, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है 0.5, सेम हियर एंड सेम हियर। तो कहीं पर कंप्लीट पाई बॉन्ड नहीं है, 0.5 पाई बॉन्ड टाइप का सिचुएशन है। जबकि इसका कहना क्या है, यहाँ पर पूरा पूरा 1.0 पाई बॉन्ड है और यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, 0। ठीक, ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई ये है। हमें कैसे पता चला कि कैसे सच्चाई ये है? देखने में तो ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है, ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है, फिर ये कैसे सच्चाई हो गई? तो सच्चाई का पता जो है हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करके लगाना पड़ता है। चलो मान लिया ये सच्चाई है, क्या ये भी सच्चाई है? तो अगर ये स्ट्रक्चर सही है तो डेफिनेटली डबल बॉन्ड छोटा होता है। डबल बॉन्ड मतलब 2 बार अट्रैक्शन, सिंगल बॉन्ड मतलब एक बार अट्रैक्शन, 2 बार अट्रैक्शन मतलब एटम्स पास पास, बॉन्ड की लंबाई छोटी होगी। ठीक, तो 2 बार अट्रैक्शन है, एटम्स पास पास होंगे। डबल बॉन्ड है, एटम्स पास पास होंगे, बॉन्ड की लंबाई छोटी होगी। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, एक ही बार अट्रैक्शन है, तो एटम्स दूर दूर होंगे, इस बॉन्ड की लंबाई ज्यादा आएगी। तो 3 बॉन्ड्स छोटे छोटे और 3 बॉन्ड्स थोड़े लंबे लंबे। इसी तरह से यहाँ पर भी 3 बॉन्ड्स छोटे छोटे और 3 बॉन्ड्स लंबे लंबे। अगर इन दोनों में से किसी भी स्ट्रक्चर को सही मान लिया जाए तो एक्सपेरिमेंट करने पर मेरे को दिखना चाहिए कि सारे बॉन्ड्स में को अगर चेक करें, सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को बेंजीन के अंदर चेक करें तो 3 बॉन्ड्स छोटे छोटे और 3 बॉन्ड्स लंबे लंबे दिखाई पड़ेंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने पर मेरे को क्या दिखता है कि बेंजीन के अंदर सभी बॉन्ड्स बराबर लंबाई के हैं। बराबर लंबाई के हैं तो न तो इससे बात पता चलती, न तो इससे बात पता चलती, इससे बात पता चलती है। तो यही है रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट कि लेविस स्ट्रक्चर पूरी तरह से मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को, कोई एक लेविस स्ट्रक्चर पूरी तरह से मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है। तो हम एक से ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उनके बीच में ये डबल हेडेड एरो लगाते हैं और कहते हैं ये दोनों रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर है, मतलब कुछ बात ये कहेगा, कुछ बात ये कहेगा, और हमको दोनों की बातें सुननी है और दोनों की बातें सुन करके कंक्लूजन निकालना है कि पूरा मॉलिक्यूल कैसा दिखता है। केवल इसकी बात सुन करके आगे बढ़ गए तब भी गड़बड़ हो जाएगा, केवल इसकी बात सुन करके आगे बढ़ते हैं तब भी गड़बड़ हो जाएगा। हम दोनों की पूरी बातें सुनेंगे, दोनों की बात सुन करके अच्छे से समझेंगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो यहाँ पर कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? तो हम बोलेंगे ना सिंगल है ना डबल, बल्कि सिंगल और डबल के बीच में है। हम लोग बॉन्ड कैसे निकालेंगे? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तो सब जगह अपना अपना है, वो कहीं नहीं इधर उधर जाएगा, तो सिग्मा बॉन्ड 1.0, पाई बॉन्ड प्रत्येक जगह पर 0.5 है, तो 0.5 टोटल ऐड कर दोगे तो 1.5। कभी कभी इसे हम बॉन्ड ऑर्डर भी कहते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच में, 2 एटम्स के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है उसको बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है 1, डबल बॉन्ड है 2, ट्रिपल बॉन्ड है 3। ठीक, और कभी कभी ऐसा डेसिमल वाला सिचुएशन आ जाए डबल और सिंगल के बीच में, तो 1.5, 1.6, 1.7 कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से ये रेजोनेंस काम करता है। और यहां पर इस सेशन में हम लोग जो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारी बातें हम लोगों को पढ़नी है। स्पेशली हम लोगों को ये सीखना है कि ये कंट्रीब्यूटर्स बनाए कैसे जाते हैं, ये एक से दूसरा कैसे बनाया, दूसरे से पहला कैसे बनाया। तो बेंजीन के केस में तो बहुत ही आसान है। ये बेंजीन का एक कंट्रीब्यूटर है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन को, पाई इलेक्ट्रॉनों को यहां पहुंचा दो, अब डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा। इसको यहां पहुंचा दो, डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा। इसको यहां पहुंचा दो, डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा।
और अगला कंट्रीब्यूटर कुछ इस तरह से बन करके तैयार हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल सिचुएशन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। एग्जैक्टली हमको पता था कि अगला कंट्रीब्यूटर बनाना कैसे है। ठीक, हमको पता है कि पहला कंट्रीब्यूटर ऐसे बनेगा, दूसरा कंट्रीब्यूटर ऐसे बनेगा। उस पहले से दूसरे तक जाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को कैसे शिफ्ट करना है। तो ये जो एरोज है, प्रत्येक एरो दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां। तो ये कहता है दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहां से उठाकर यहां लगा दो तो अब बॉन्ड यहां बन जाएगा, और इस एरो का कहना है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहां से उठाकर यहां लगा दो तो इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इस एरो का कहना है कि इलेक्ट्रॉनों को उठाकर यहां से यहां लगा दो तो इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा। सेम वे इसमें भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनों को तुम इधर ऐसे या ऐसे कर दो तो वापस इससे यहां तक आ जाओगे। तो इस तरह से एक कंट्रीब्यूटर से दूसरे कंट्रीब्यूटर तक जाने के लिए इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली सोचना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे फ्लो कर रहे हैं। ये बहुत ही जरूरी चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर था, तो इसमें परेशानी नहीं आई। ओके, सो व्हाट इज नीडेड फॉर रेजोनेंस? व्हाट इज नीडेड फॉर रेजोनेंस? किसी स्ट्रक्चर को देख करके मेरे को पता कैसे चलेगा कि रेजोनेंस होगा कि रेजोनेंस नहीं होगा? जैसे हम ये स्ट्रक्चर बना दे और पूछे बताओ इसमें रेजोनेंस होगा कि रेजोनेंस नहीं होगा। हम ये स्ट्रक्चर बना दें और पूछे बताओ इसमें रेजोनेंस होगा या रेजोनेंस नहीं होगा। स्ट्रक्चर देख करके रेजोनेंस होगा कि रेजोनेंस नहीं होगा, ये चीज कैसे पता लगाया जाए? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम रेजोनेंस पर पूरी कथा एकदम बहुत गहराई से कह डाले, लेकिन तुम्हें यही न पता चले कि रेजोनेंस पहचानते कैसे, तो बस सब गड़बड़। तो रेजोनेंस के लिए हमें चाहिए कॉन्जुगेशन। वी नीड कॉन्जुगेशन। बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन जो शुरू में हम लोग बातें शुरू करते हैं हम कहते हैं हमें कॉन्जुगेशन चाहिए। मतलब डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, फिर 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 डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड। ये बारी बारी से डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये जहां तक जाएगा वहां तक रेजोनेंस चल सकता है। एक तो ये बहुत ही सिंपल सा सिचुएशन है कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल का पैटर्न मिलता जाए तो रेजोनेंस होगा। जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर हमने ऊपर बनाया है, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, है ना? तो ये बहुत सारी चीजों में से एक चीज ये भी है कि हाँ ये रहेगा तो रेजोनेंस होगा। ठीक, और भी बहुत सारी चीजें जो हम धीरे धीरे समझेंगे। पहले ही हम पूरा लिस्ट बनवा करके तुम्हें बिल्कुल घबराहट में नहीं ला देना चाहते कि इतनी लंबी लिस्ट कैसे होगा। बस एक दो एक्सपीरियंस, उसके बाद अपने आप तुम कर ले जाओगे। तो एक चीज तो मेरे को ये चाहिए कि अगर ऐसा चीज मिल जाए तो रेजोनेंस हो सकता है, हो सकता है क्या होगा। तो इसमें डबल बॉन्ड, ठीक, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। अगर इधर से इधर आए तब भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। जबकि रेजोनेंस होने के लिए क्या चाहिए? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, बारी बारी से आते रहने चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है, सो नो रेजोनेंस। ठीक, इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, नो रेजोनेंस। इसमें देखें हम, देखो डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, मतलब यस इसमें रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस होगा तो क्या होगा? ये पाई बॉन्ड यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, बीच में नहीं दिख रहा है ना। तो तुम देखोगे कि जब रेजोनेंस होगा तो कुछ ऐसा खेल होगा कि पाई बॉन्ड ये बीच वाले लोकेशन पर भी, जैसे बेंजीन में था कि ये जहां जहां पर ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल का पैटर्न चल रहा था, तो जहां जहां अभी पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है वहां पर भी पाई बॉन्ड पहुंच जा रहा है, और हम स्ट्रक्चर बनाते समय पाई बॉन्ड को प्रत्येक जगह पर बना दे रहे हैं। हम पाई बॉन्ड को प्रत्येक जगह पर बना दे रहे हैं। तो वैसे ही यहां पर इसमें भी रेजोनेंस होगा, यहां से लेकर यहां तक होगा। इन सब का रेजोनेंस से कोई मतलब नहीं है। तो यहां से लेकर यहां तक रेजोनेंस होगा, इस पॉइंट से लेकर के ये इन चार आइटम्स के बीच में। तो यहां जहां पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है यहां भी थोड़ा पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो डेफिनेटली इन दोनों ने कुछ कुछ सैक्रिफाइस किया होगा। इसने अपनी थोड़ी मिठाई इसको दी होगी, इसने भी अपनी थोड़ी मिठाई इसको दी होगी, तभी तो इसको मिठाई मिलता हुआ यहां तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसको मिठाई मिला। एक मिठाई इसके पास थी, एक मिठाई इसके पास थी, इसके पास कोई मिठाई नहीं थी। एक पाई बॉन्ड इसके पास था, एक पाई बॉन्ड इसके पास था, इसके पास कोई पाई बॉन्ड नहीं था। तो इसने अपना थोड़ा सा मिठाई इसको दिया, इसने अपना थोड़ा सा मिठाई इसको किसी तरह से दिया। कैसे दिया हम लोग देखते चलेंगे आगे, फिलहाल दिया। तो अब यहां भी थोड़ी मिठाई, थोड़ा पाई बॉन्ड आया, तो डेफिनेटली यहाँ पाई बॉन्ड थोड़ा कम हुआ होगा।
अब ये बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब 2.0 नहीं कह सकते, 2.0 से कह दो 1.8 या 1.7 या 1.6 कुछ भी हो गया होगा, लेकिन थोड़ा नीचे आ गया है। सेम हियर, ये बॉन्ड भी जो है डबल बॉन्ड नहीं है, ये भी डबल बॉन्ड से थोड़ा नीचे चला गया है। और ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड से थोड़ा ऊपर, मतलब अगर यहां पर देखा जाए तो 1.0 है, लेकिन एग्जैक्टली ये मे बी 1.2, 1.3, 1.4 कुछ भी हो गया हो, लेकिन सिंगल से आगे बढ़ चुका है, थोड़ा मजबूत हो चुका है। तो ये बॉन्ड मजबूत हुआ, ये बॉन्ड कमजोर हुआ, ये बॉन्ड कमजोर हुआ, तो इस वे में रेजोनेंस हुआ, राइट। तो रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए हमें? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल का पैटर्न चाहिए, ठीक। और कोई जरूरी नहीं कि सारे कार्बन एटम्स ही हो, हम लोग एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम लोग एक अच्छा मॉलिक्यूल बनाए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो देखो डबल सिंगल डबल का पैटर्न है ना, तो तुम देखोगे कि रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस की वजह से यहां पर भी पाई बॉन्ड आएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन हमने थोड़ा ज्यादा लगा दिया है, ये स्ट्रक्चर जो बनेगा हम कहेंगे पाई बॉन्ड यहां पर है, यहां पर भी है, लेकिन यहां पर भी थोड़ा पाई बॉन्ड आएगा। तो ये जगह, ये बॉन्ड पूरी तरह से प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहां पर भी कुछ पाई बॉन्ड का कुछ हिस्सा आएगा। थोड़ी मिठाई इधर से इसको मिली, थोड़ी मिठाई इधर से इसको मिली, कुल मिलाकर यहां पर भी कुछ आया। तो ये चीज मेरे को ध्यान से समझ करके रखना है कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये पैटर्न अगर मिल रहा है तो रेजोनेंस होगा, राइट। ओके, एक चीज तो ये हमने समझा। फिर ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे दिखाएंगे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में, जैसे इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की तरफ जा रहा है वो भी मैटर करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो दो तरह के सिचुएशंस होंगे बेसिकली। एक सिचुएशन जिसमें सिर्फ कार्बन ही कार्बन रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, जैसे ये सिचुएशन देख रहे हो ना, इसमें और कुछ नहीं है, मतलब और कोई फालतू एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन वगैरह नहीं आ रहे, सिर्फ कार्बन ही कार्बन, और जहां जहां जितने जितने हाइड्रोजन जरूरी है वहां वहां उतने उतने हाइड्रोजन। तो डेफिनेटली इन सब के साथ तुम जरूरी संख्या में हाइड्रोजन सोच लोगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, ये तो तुम सोच ही लोगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक। इसी सिचुएशन को हम चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक। तो थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें एटम्स को भी फिर लिखना पड़ेगा बार बार हमें। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ या इधर से इधर की तरफ। तो इसमें ऐसा कोई डिसाइडिंग एटम नहीं है, कोई डिसाइडिंग एटम या कोई डिसाइडिंग ग्रुप नहीं है। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भी तुम फ्लो करा सकते हो और इधर से इधर भी फ्लो करा सकते हो। जैसे हम कह दें कि इसको इधर करो, इसको इधर करो और इसको इधर करो, तो इसका जो रिजल्ट क्या होगा, ये बॉन्ड टूटा, यहां डबल बॉन्ड बन गया, यहां पर बॉन्ड टूटा, यहां डबल बॉन्ड, फिर ये बॉन्ड टूटा, यहां पर डबल बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड टूटा, दोनों इलेक्ट्रॉन उठाकर यहां रख दिया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां रखोगे तो यहां माइनस आएगा और इधर प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स बनाते समय प्लस माइनस बहुत बार आएंगे, प्लस माइनस बहुत बार आएंगे। सो हम ऐसे भी सोच सकते थे, या फिर हम अगर इसी चीज को डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड हम इधर की तरफ फ्लो करा दे, तब भी कोई गलती नहीं है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग सोचे तो हम कहेंगे यहां पर बॉन्ड टूटा, यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। यहां पर बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड यहां बना तो यहां बना दिया, यहां से बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड यहां बना, यहां बना दिया, इस बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया, ठीक। एरो का मतलब होता है, अच्छे से पढ़ना, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचाओगे डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचाओगे डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचाओगे, कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन रख दिया, यहां माइनस और यहां प्लस। अगर पहला स्ट्रक्चर न्यूट्रल है तो दूसरा स्ट्रक्चर भी न्यूट्रल ही होगा, इसमें प्लस है तो माइनस भी है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भी फ्लो करा सकते हैं और इधर से इधर भी फ्लो करा सकते हैं। लेकिन यदि सिचुएशन ऐसा रहा होता कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, अब इसमें तुम अपनी मर्जी नहीं चलाओगे कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी फ्लो करा सकते हो। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो हम सोचना यहां से शुरू करेंगे
ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉनों को खींचा, तो क्या हुआ, क्या तो ये बॉन्ड टूट गया, तो क्या हुआ, ये उसी तरह से बना दिया, ये उसी तरह से बना दिया, ये बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास ले जा रहा है तो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बना दिया, इस पर माइनस का चार्ज और इस कार्बन पर प्लस का चार्ज। ठीक, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्यों चाहिए, इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीजन भाग गया। फिर इसको इधर से इधर शिफ्ट कराओ, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट कराओगे तो बॉन्ड यहां से टूटेगा और यहां पर बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां पर हमने बनाया बॉन्ड, प्लस यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। इस चीज का ध्यान देना कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन, ये सिचुएशन जब भी मिले, जब रेजोनेंस होगा तो अगले स्ट्रक्चर में ये ऐसे हो जाता है, 1 2 3 1 2 3, ऐसे कह दो 1 2 3। पॉजिटिव चार्ज जो पहले कार्बन पर था वो तीसरे कार्बन पर जंप करके चला जाएगा, और डबल बॉन्ड जो 2 और 3 के बीच में था वो 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। तो इस पैटर्न को जो है ना थोड़ा सा समझना, इसको मतलब समझना क्या, इसको बस ऐसे ही देखो और इसको फील करो। हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें समझो कहाँ गया इलेक्ट्रॉन, किधर गया, माइनस किधर गया, प्लस, कुछ मत समझो, समझते समझते सब समझ जाओगे, बस जस्ट फील इट कि हुआ क्या, देखने से ही समझ में आ जाता है क्या हुआ, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, इतना सुंदर पैटर्न है, देखा और बात समझ में आ गई। हमने तो एक बार देखा था, फिर कोई फालतू प्रश्न किया ही नहीं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जितने फालतू प्रश्न करोगे उतने परेशान रहोगे, कोई फालतू प्रश्न नहीं। थोड़े समय के बाद बिल्कुल मेरे को अपने आप समझ में आ गया कि कैसे कैसे चीजें हुई होंगी, और अभी हम सारा कुछ बताने में लग जाएगी कैसे कैसे चीजें हुई होंगी, तो बस जो हुआ है वो भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। तो कुछ नहीं पूछना भी कैसे कैसे हुआ, बस इसको देखो और फील करो। ठीक, फिर यहां पर वापस आओ, तो वही है ना 1 2 3, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कराया, जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इस वाले एटम पर प्लस का चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन छीनोगे तो उस एटम पर प्लस का चार्ज आएगा ना, तो तुमने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीना, इलेक्ट्रॉन उधर पहुंचा दिया, इस पर प्लस का चार्ज आ गया, इस पर प्लस का चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड उसी तरह से, ये ऑक्सीजन वगैरह माइनस चार्ज उसी तरह से। अभी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इधर से इधर ले जाओ, पॉजिटिव चार्ज है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इधर से इधर ले जाओ इलेक्ट्रॉन, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां प्लस का चार्ज आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहां, प्लस का चार्ज यहां, ये वाला डबल बॉन्ड अपनी जगह पर, ऑक्सीजन अपनी जगह पर, माइनस और लोन पेयर वगैरह जो है अपनी जगह पर। तो इस तरह से जो है देखो कितनी आसानी से स्ट्रक्चर बना है। इसमें तुम इलेक्ट्रॉनों को इधर नहीं घुमा सकते हो, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ही जाएंगे। तो अगर केवल कार्बन चेन है तब तो ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है, तुम इलेक्ट्रॉन चाहो तो ऐसे 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 ले जाओ, चाहो तो ऐसे 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 ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पैटर्न को देखो कितना सुंदर पैटर्न है, सारे फालतू प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाते हैं इसको देखते ही। इसी तरह से यहां पर भी इलेक्ट्रॉन इधर ले जाना है, हम एक ही बार में सोच सकते थे कि ये ऐसा दिखाई पड़ रहा है, हम एक ही बार में सोच सकते हैं ये यहां, ये यहां, ये यहां, और जो स्ट्रक्चर मिलेगा ऑक्सीजन पर माइनस, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया, ऑक्सीजन पर माइनस, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट किया, यहां डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट किया, यहां डबल बॉन्ड, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर प्लस, तो ये अंतिम वाला स्ट्रक्चर बना। यही स्ट्रक्चर है ना, दोनों सेम स्ट्रक्चर। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ यही दोनों सोचना है, बीच के स्ट्रक्चर्स भी हमें सोचने होते हैं कि यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आए। तुम इसको ऐसे समझो कि अगर इतना ही रहा होता तो क्या रेजोनेंस होता या ना होता। तो ध्यान से समझना, अगर इतना रहता तो क्या रेजोनेंस होता या ना होता, क्या यहां भी रेजोनेंस होगा। अगर इतना है तो क्या रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, और इतना है तो रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। तो आंसर इसमें भी रेजोनेंस होगा, सिर्फ इन्हीं दो एटम्स के बीच में रह जाएगा रेजोनेंस। इसमें भी रेजोनेंस होगा, इसमें भी ये भी शामिल होगा, और इसमें भी रेजोनेंस होगा जिसमें ये तीनों शामिल होंगे। तो इस चीज को अगर तुम फील कर सको तो ये एक्सटेंशन है उसी का, इसकी वजह से इस पर थोड़ा माइनस, इस पर थोड़ा प्लस। अब क्या होगा, इन दोनों की वजह से प्लस का चार्ज इस पर भी आएगा, और अब क्या होगा, इन तीनों की वजह से प्लस का चार्ज इस पर भी थोड़ा सा आएगा। तो इस तरह से माइनस का चार्ज यहां आया, प्लस का चार्ज यहां आया। इसमें स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो पहले प्लस का चार्ज यहां आएगा, फिर प्लस का चार्ज यहां आएगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो पहले प्लस का चार्ज यहां आएगा, फिर प्लस का चार्ज यहां आएगा, फिर प्लस का चार्ज यहां आएगा। तो इस तरह से रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर को बनाते समय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होना चाहिए वो थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान में रखना है, राइट।
जब भी इस तरह का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाई बॉन्ड में शामिल रहेगा, जब भी इस तरह का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाई बॉन्ड में शामिल रहेगा, वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक। फिर एक तीसरी चीज, लोन पेयर। लोन पेयर इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में लोन पेयर भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे हम लोग एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, हम लोग एक कह दो यहां पर एक डबल बॉन्ड लगा दे रहे हैं और यहां पर एक O के साथ कुछ चलो मिथाइल वगैरह लगा दिया। ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर। ठीक। ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, यहां पर डबल बॉन्ड बना देगा, और जब इधर बॉन्ड बनेगा तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर रख देंगे। तो जो अगला स्ट्रक्चर मिलेगा, यहां डबल बॉन्ड CH3, इसने लोन पेयर डोनेट किया, यहां डबल बॉन्ड बन गया, और इसने इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को उठाकर यहां पर रखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां रखोगे, यहां माइनस माइनस यहां आया तो प्लस किस पर आएगा भाई, क्योंकि अगर पहला स्ट्रक्चर न्यूट्रल तो दूसरा स्ट्रक्चर भी न्यूट्रल, इस पर माइनस आया तो प्लस कहां गया। तो जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है उस पर प्लस। जब भी कोई न्यूट्रल एटम लोन पेयर डोनेट करेगा उस पर प्लस आएगा, और जब भी कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उस पर माइनस आएगा। न्यूट्रल एटम लोन पेयर डोनेट करेगा उस पर प्लस आएगा, और न्यूट्रल एटम लोन पेयर खाएगा तब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके ऊपर माइनस आएगा। तो इस पर प्लस, इस पर माइनस, स्ट्रक्चर गोज न्यूट्रल। तो इस तरह से ये बना। मान लो इसी में एक और डबल बॉन्ड होता तो हम क्या करते हैं, थोड़ा और इसको बढ़ाते हैं। इस बार ये अच्छा एग्जाम्पल मिल गया है। O के साथ चलो फिर से CH3, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो पहले तो बेसिकली हमको इतनी दूर में सोचना है कि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करा दिया। तो जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा ऊपर जैसे बनाया था वैसे ही सोच लेंगे। इधर हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक, इधर हो जाएगा डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया, इस पर आया प्लस का चार्ज, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो यहां पर आया दोनों इलेक्ट्रॉन और माइनस का चार्ज। इसको उसी तरह से, इसको उसी तरह से। ठीक। अब इन दोनों के बीच में सोचो, इलेक्ट्रॉनों को यहां डोनेट किया, इधर डबल बॉन्ड बना दिया, और इन इलेक्ट्रॉनों को उठा करके इस कार्बन के पास रख दिया। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को उठा करके इस कार्बन के पास रख दिया, तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहां पर बना डबल बॉन्ड, यहां पर हुआ सिंगल बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास, माइनस का चार्ज, माइनस चार्ज यहां खत्म, यहां आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड उसी तरह से, ये डबल बॉन्ड वगैरह वगैरह चीजें उसी तरह से। फिर उसके बाद इसको डोनेट करो, यहां डबल बॉन्ड बनाओ, इसको उठाकर यहां पर रखो, तो अगला स्ट्रक्चर बनेगा। पहले यहां पर फोकस करते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को उठाकर यहां रखा, यहां डबल बॉन्ड बना लिया, फिर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को उठाकर यहां रखा, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस का चार्ज, और फिर बाकी चीजों को उसी तरह से जस्ट रिपीट कर दो। तो इस तरह से हम लोग इस मॉलिक्यूल के लिए ये सारे रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स बनाते चले जाते हैं। तो इसका 1 2 3 कम से कम 3 रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स तो हम लोग बना ही सकेंगे। अभी प्रश्न ये नहीं कि कितने बना सकेंगे, अभी है कि कैसे बनाया जाता है। ठीक, एग्जैक्टली कितने रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स बनेंगे। कुछ केसेज में तो हम लोग सटीक आंसर दे सकते हैं, कुछ केसेज में सटीक आंसर नहीं भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार हम आंसर दे पाएंगे। बिल्कुल गिनती गिन करके बताना कि कितने रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स बनेंगे, ये हर बार सही सही बताना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जहां पॉसिबल होता है वहां पर हम लोग बताएंगे। उसका भी तरीका सीखेंगे। तो कभी 2 बनेगा, कभी 3 बनेगा, कभी 4 बनेगा, कभी 5 बनेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। उन्हीं सिचुएशंस को हम लोग डील करना सीख रहे हैं ना। तो अब अगर हम लोगों ने जो देखा उसको हम थोड़ा समराइज करें, तो एक सिचुएशन हमने देखा कि केवल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इसमें तुम इलेक्ट्रॉनों को चाहो तो इधर से इधर ऐसे भेज दो, या फिर इसका उल्टा भी तुम सोच सकते हो। तुम चाहो तो इलेक्ट्रॉनों को इधर से इधर भी भेजने के बारे में सोच सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यही चीज ऐसा रहे, यही चीज कुछ ऐसा रहे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, अब तुम अपनी मन मर्जी नहीं चलाओगे कि इलेक्ट्रॉन इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा। अब पक्का है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये खींचना शुरू करेगा, और फिर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हमेशा इधर की तरफ ही रहेगा। और अगर इस फंक्शनल ग्रुप को तुम अच्छे से पहचान सको, यहां पर एक H भी है, ठीक, C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड ग्रुप है।
एल्डिहाइड ग्रुप है, हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट। एल्डिहाइड ग्रुप क्या कर रहा है, पीछे वाले कार्बन चेन पर, इस कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट अप्लाई कर रहा है, पीछे से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक, और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहां पर जैसे O और कह दो कोई भी एल्किल ग्रुप लगा दो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अगर ये ऑक्सीजन ना होता तो ये तीनों किसी भी तरफ इलेक्ट्रॉन लेन देन कर सकते थे, लेकिन ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करेगा। तुम प्रश्न उठा सकते हो यहां पर भी तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहां पर इसने क्यों नहीं डोनेट किया? ये अच्छा प्रश्न होगा, इसका आंसर अभी हम देते हैं, लेकिन फिलहाल जो है इसको अगर हम बना दें, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहां पर तुमने बॉन्ड बनाया, फिर इसको आगे शिफ्ट किया, फिर इसको आगे शिफ्ट किया, फिर इसको आगे शिफ्ट किया, करते करते जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो तुम अंतिम कॉन्ट्रीब्यूटर पर सीधे पहुंच जाओगे। और ध्यान से बनाओगे तो एक कॉन्ट्रीब्यूटर इतनी में बनेगा, फिर दूसरा कॉन्ट्रीब्यूटर, फिर तीसरा कॉन्ट्रीब्यूटर, तो इसके अलावा 3 कॉन्ट्रीब्यूटर्स और बनाओगे, और ये तो अंतिम कॉन्ट्रीब्यूटर की बात होगी कि सीधे यहां से यहां हम आ गए। राइट, तो ये ग्रुप जो है ईथर ग्रुप कहा जाएगा, या एल्कोक्सी ग्रुप कह सकते हो, एल्कोक्सी ग्रुप, एल्किल के साथ ऑक्सीजन एल्कोक्सी, और यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट। यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट, दोनों जगह ऑक्सीजन ही है, एक में इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, और दूसरे में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है। तो अगर सिचुएशन ऐसा रहे, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है तो इट विल डोनेट लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर डोनेट करने के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। और अगर सिचुएशन ऐसा है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, तो डबल बॉन्डेड मतलब ऑक्सीजन ने खुद पाई बॉन्ड बना रखा है, तो इसका पाई बॉन्ड रेजोनेंस में शामिल करेगा या लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल करेगा? यहां तो ऑक्सीजन ने कोई पाई बॉन्ड बनाया ही नहीं है, ध्यान देना, यहां पर ऑक्सीजन ने कोई पाई बॉन्ड बनाया ही नहीं, ऑक्सीजन ने सारे सिंगल बॉन्ड ही बना रखे हैं, सिग्मा बॉन्ड्स, समझते हो ना? सिंगल बॉन्ड को, दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो सिग्मा और पाई, तो यहां पाई बॉन्ड है ही नहीं, ऑक्सीजन चाहे तब भी अपना पाई बॉन्ड शामिल नहीं करा सकता रेजोनेंस में, क्योंकि इसके पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है, यहां ऑक्सीजन के पास पाई बॉन्ड है। तो अगर पाई बॉन्डेड ऑक्सीजन है तो वो अपना पाई बॉन्ड रेजोनेंस में शामिल करेगा, और अगर पाई बॉन्ड नहीं है तो लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल करेगा। सीधी सीधी बात है, पहले पाई बॉन्ड बाद में लोन पेयर। अगर किसी एटम के पास पाई बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है तो वो पाई बॉन्ड के थ्रू रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और अगर पाई बॉन्ड नहीं है तब जाकर के वो लोन पेयर के थ्रू रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो ऑक्सीजन पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। और यहाँ लोन पेयर है, पाई बॉन्ड तो है नहीं, तो लोन पेयर डोनेट ही किया जा सकता है, तो लोन पेयर डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप की तरह से काम करेगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये कार्बन चेन चला जा रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक, ऐसा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो अब इसमें कहीं पर भी, कोई पर भी, किसी भी जगह पर हम चाहे तो यहां पर एक, अभी तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कहीं आ जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर आ सकता है, लेकिन यहां पर हमने क्या कर दिया, हम इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। हमने यहां पर क्या कर दिया, कह दो लास्ट एटम के साथ ही चलो कह देते हैं, यहां पर हमने कुछ ग्रुप जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप। तो अब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो इधर से इधर की तरफ होगा, और अगर हमने इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो इधर से इधर की तरफ होगा। तो जब तक ये ग्रुप नहीं था तब तक तो ठीक है, तुम इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ले जाओ, उधर से इधर ले जाओ, फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब ये ग्रुप आ गया तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा ये ग्रुप डिसाइड करेगा। डोनेटिंग है तो ग्रुप इलेक्ट्रॉन भेजेगा इधर से इधर की तरफ, और विड्रॉइंग है तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ। तो हमें दो तरह के हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स, सॉरी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप्स, जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे। कौन डोनेट करेगा? जाहिर सी बात है, जिसके पास लोन पेयर होगा वही ना डोनेट करेगा। अब ये भी हमने ऊपर समझा है। तो लोन पेयर किसके पास होता है? ऑक्सीजन OH हो गया, इसके पास लोन पेयर है, ठीक। OR हो गया, इसके पास लोन पेयर है। NH2 हो गया, इसके पास लोन पेयर है।
N के साथ दोनों H हटा करके तुम कुछ एल्किल लगा दो तो भी तो इसके पास लोन पेयर है। तो ये सारे ग्रुप अगर यहां पर होते तो वो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते, अपना अपना लोन पेयर डोनेट करते। और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स में कौन होगा? मोस्टली तुम देखोगे C डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, कुछ ऐसा सिचुएशन कि एक एटम अगले एटम के साथ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है। और इन सभी सिचुएशंस में क्या होगा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। तो ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हो गए। और ये क्या हो गया? लोन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा। जैसे अगर हम एक बेहद सिंपल एग्जांपल ले ले, बस एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दे, क्योंकि ज्यादा बड़ा बनाओगे तो। अब यहां पर क्या करो तुम? एक O के साथ R लगा दो। ऑक्सीजन क्या करेगा? लोन पेयर डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को तुम यहां ले जाओगे, फिर अगला स्ट्रक्चर बना डालोगे। ठीक, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर तुमने एक नाइट्रोजन लगा दिया। नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड्स बनाना पड़ता है, तो बाकी के बॉन्ड्स को एल्किल ग्रुप लगाकर ब्लॉक कर दिया। लोन पेयर है, ऐसे डोनेट करोगे, अगला स्ट्रक्चर सोचोगे क्या बनेगा। अब हम क्या कर रहे हैं? यही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके साथ हमने एक C डबल बॉन्ड O जोड़ दिया। और मेरे को अच्छी तरह से पता है कि कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने होते हैं, तो बस इतना जोड़ करके हम छोड़ नहीं सकते, कुछ न कुछ इसके साथ और लगाओगे। चलो हमने H लगा दिया, अब ये एल्डिहाइड ग्रुप बन गया, एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। तो अब इसमें क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। तो अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा तुम सोचो अपने से। फिर इसी तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH, हम यहां पर N लगाते हैं, N डबल बॉन्ड O। नाइट्रो ग्रुप जानते हो ना? नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप वाले सेक्शन में सीखा था। NO2, शॉर्ट में इसको लिखते हैं NO2। ठीक, इस पर प्लस माइनस होता है, तुम उसको हैंडल करना। हमारा पूरा ध्यान जो इस डबल बॉन्ड पर है कि डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो पाई बॉन्ड इधर से आएगा। तो इस वे में मेरे को 2 तरह के ग्रुप्स पहचानने हैं, एक जो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और दूसरा जो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं। एक ऐसे ग्रुप्स जो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, दूसरे ऐसे ग्रुप्स जो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ करते हैं। तो हम इस क्लास को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहे हैं, इतने पर इस क्लास को रोकेंगे। एक बार हम शुरू से रिव्यू करेंगे कि हमने क्या क्या समझा है। कि रेजोनेंस थोड़ा सा एक ऐसा टॉपिक है जो तुम बहुत नया पढ़ना शुरू करते हो। तो हमने पहले बेंजीन वाला एग्जांपल लिया, कहा कि एक स्ट्रक्चर से बेंजीन का काम नहीं बन रहा है, इसीलिए 2 स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दोनों को रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स कहेंगे। और बेंजीन का असली स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर हमने कहा इलेक्ट्रॉनों का फ्लो बेंजीन में दिखाना हो तो कुछ इस तरह से, बेंजीन में तो बहुत आसान है। फिर हमने कहा रेजोनेंस के लिए चाहिए क्या? तो रेजोनेंस के लिए एक बहुत ही सिंपल कंडीशन चाहिए, कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल का पैटर्न। ठीक, जैसे यहां पर डबल सिंगल सिंगल डबल, बीच में 2 बार सिंगल आ गया, रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। इधर से भी देखो तो बीच में 2 बार सिंगल आया है, तो रेजोनेंस नहीं होगा। इसमें क्या है? डबल सिंगल डबल है तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो ये बीच में जो सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है यहां पर भी थोड़ा बहुत पाई बॉन्ड पहुंचेगा। कितना पहुंचेगा एग्जैक्टली हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन वहां थोड़ा पाई बॉन्ड पहुंचा। फिर हमने कहा एक और एग्जांपल लिया कि जरूरी नहीं कि हमेशा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी चल सकता है। तो डबल सिंगल डबल यहां भी है, तो यहां पर थोड़ा पाई बॉन्ड आएगा। इस तरह का सिचुएशन देखने को मिलेगा कि ये बॉन्ड प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, बल्कि यहाँ पाई बॉन्ड भी आएगा। फिर हमने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनों की बात करी। इलेक्ट्रॉनों का फ्लो अगर केवल कार्बन चेन है तब तो तुम इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करा दो किधर फ्लो करा दो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि कार्बन चेन के साथ कोई ग्रुप जोड़ दिया जैसे C डबल बॉन्ड O, तो अब ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा। तो अगर इस ग्रुप में क्या है, ऑक्सीजन ने पाई बॉन्ड बना रखा है, ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है, तो पूरा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ चलता चलता चला जाएगा। तो इस तरह से इसके रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स हमने तुम्हें बनाने को सिखाया। और इन कॉन्ट्रीब्यूटर्स को, जितने कॉन्ट्रीब्यूटर्स हमने इस क्लास में बनाए हैं, अगर थोड़ा भी मुश्किल हो रहा है तो रफ कॉपी लेकर के इत्मीनान से बैठो। इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार भी लग सकता है। पहली बार है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग हर रिएक्शन में रेजोनेंस का इस्तेमाल हमें करना होता है, तो एक बार इसे अच्छे से निपटा देना,
कि ये हर रिएक्शन में तुम्हें परेशान न करे, कई बार आएगा और एक ही बार जो परेशान करना एक बार परेशान कर लो, 10 बार भी लगे तो परेशान मत होना। इस वीडियो को 2 बार 3 बार भी देखना पड़े तब भी घबराना मत, देखना, ये मत सोचना कि बहुत कठिन है हमें नहीं आएगा, ये कठिन नहीं है, थोड़ा नया है। जैसे बचपन में तुम ABCD सीखते थे, तुम्हें पता कितनी बार ABCD तुमने दोहराई है। अब अगर तुम्हें अभी सीखना पड़ जाए कोई नया लैंग्वेज, कहते चलो थोड़ा जापानीज सीख लो, तो बस तुम भाग जाओगे। बचपन में क्या होता है, बस सही A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉल चिल्लाते पर रहते थे दिन भर, आ गया ABCD। मैथ्स में नंबर से याद करने पड़ते, 1 2 3 पर दिन भर चिल्लाया करते थे हम लोग, आ गया 1 2 3 4 भी। तो बचपन में हम लोग सब सीख जाते हैं, बड़े होने पर नहीं सीखते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में बस ऐसे मस्ती में दिन भर 1 2 3 4 चिल्लाते रहते, ABCD चिल्लाते रहते, सब याद हो जाता है, सब आ जाता है। धीरे धीरे याद होने के बाद समझ में भी आ जाता है कि A फॉर एप्पल ही नहीं होता है, A फॉर एरोप्लेन भी होता है। लेकिन अब बचपन में हम तुम्हें पहले यही समझाने लगे कि नहीं, A फॉर एप्पल भी होता है, A फॉर एरोप्लेन भी होता है, A फॉर पता नहीं क्या क्या होता है, बस हो गया बंटाधार। तो अभी तुम बचपन में हो इस टॉपिक के, ठीक? तो माइंड मत करना, जितनी बार इसको बनाना पड़े, ठीक, इसको बनाओ, बनाने के साथ साथ पढ़ते रहो। इलेक्ट्रॉन यहां गया, इस पर माइनस, इस पर प्लस, ये स्ट्रक्चर आया। फिर प्लस का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन इधर लाए, डबल बॉन्ड यहां बना, प्लस यहां आया, ये स्ट्रक्चर बना। फिर प्लस का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डबल बॉन्ड इधर आया, मतलब डबल बॉन्ड इधर बनेगा, प्लस का चार्ज यहां आएगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो आराम से बोल बोल करके देख। और ये चीज बहुत बार तुम पूछते हो कैसे पढ़ें, तो ऐसा पढ़ो कि जरूरत पड़े कि अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो उतना ही तुम किसी और को भी बता सको, नहीं तो फिर तुमने कुछ खास पढ़ा नहीं, बस किसी तरह से जो है काम चला लिया। पढ़ते समय ऐसा पढ़ो कि अगर जरूरत पड़े तो जितना तुमने पढ़ा है वो किसी और को भी सिखा सको, बस एक ही बार में बात खत्म। फिर कहा रेजोनेंस वहां तक होगा जहां तक डबल बॉन्ड चलेगा। इसमें एक ही डबल बॉन्ड है, इधर ही रेजोनेंस हो रहा है। इसमें डबल सिंगल डबल है, यहां से लेके यहां तक रेजोनेंस होगा। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल यहां तक, रेजोनेंस यहां से यहां तक होगा। फिर हमने कहा लोन पेयर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चला चला जा रहा है, मतलब डबल सिंगल का पैटर्न जो है चला चला जा रहा है। और कहीं भी किसी भी एटम पर कोई भी एक एनीथिंग XYZ लगा दो जिसके पास एक लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। फिर इधर बॉन्ड बनेगा तो इस पाई बॉन्ड को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन इधर ले जाओगे। ध्यान देना, इधर ये इस बार ये उधर नहीं इंटरेक्ट कर पाएगा, इधर जाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो ये इधर और फिर ये इधर। तो जब भी ये लोन पेयर वाले ग्रुप्स आएंगे वो अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो 2 तरह के ग्रुप्स हो गए, एक जो लोन पेयर डोनेट करते हैं और दूसरा जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते हैं। एक हो गया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने वाला, खींचने वाला ग्रुप, और एक हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप। और भी एग्जांपल्स हमने लिए कि इसमें कई सारे डबल बॉन्ड्स होते चले जाए। फिर वही बात हमने दोबारा कही, सिंगल बॉन्ड मतलब केवल कार्बन कार्बन चेन है तो इलेक्ट्रॉन तुम इधर ले जाओगे उधर ले जाओ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसमें कोई ग्रुप लग गया है, ग्रुप के हिसाब से देखेंगे इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा किधर जाएगा। ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा ही खींचेगा। यहाँ पाई बॉन्ड है नहीं तो ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करेगा ही करेगा। तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह से काम कर रहा है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह से काम कर रहा है। इसे -R इफेक्ट या -M इफेक्ट बोलते हैं, और इसे +R इफेक्ट या +M इफेक्ट। ठीक है, ये ग्रुप जो है +R या +M इफेक्ट लगा रहा है, और ये ग्रुप जो है -R या -M। माइनस मतलब खींचने वाला और प्लस मतलब डोनेट करने वाला। फिर हमने कहा कार्बन चेन बना लो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा इस ग्रुप पर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया है तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भागेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भागेगा। हमने कुछ ग्रुप्स के नाम भी तुम्हें बताए, जिनमें जिनमें लोन पेयर है वो सब डोनेट करेंगे, जिनमें जिनमें डबल बॉन्ड ओ है, डबल बॉन्ड ओ है, डबल बॉन्ड ओ है। और भी एग्जांपल्स आएंगे, लेकिन अब पहले क्लास में हम तुम्हें बिल्कुल घबरा नहीं देना चाहते, इतने एग्जांपल्स नहीं रख देना चाहते कि बस तुम घबरा के बारे जो है कह दो कि अब रेजोनेंस तुम्हें नहीं आ सकता। ऐसा कुछ नहीं, चीजों को थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सीखा जाए तो कुछ भी हो सकता है, और यही पढ़ने का असली तरीका होता है। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सीखते चलो। हाँ, एक ही चीज रोज रोज भूलो मत, फिर सीखे फिर भूल गए। लो, पहला स्टेप साफ, फिर दूसरा स्टेप कभी आएगा ही नहीं। रोज तुम पहला दूसरा करते रहो, तो ये इतनी दूर तक चीजों को तुम ध्यान दोगे। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल्स या आयंस के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं। फिर हमने सिखाया कि स्ट्रक्चर्स बनाते कैसे हैं,
कैसे पता चलेगा कि रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, और जरूरत पड़े तो एक कंट्रीब्यूटर से दूसरे, तीसरे, चौथे कंट्रीब्यूटर्स की तरफ कैसे बढ़े। फिर कहा इलेक्ट्रॉनों का फ्लो दो तरह से, कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना और कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉनों को खींचना, दो तरह के ग्रुप से, डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग। एक को बोलेंगे प्लस आर या प्लस एम, और दूसरे को बोलेंगे माइनस आर या माइनस एम। तो काफी बातें पहले क्लास के हिसाब से हम लोगों ने बहुत ज्यादा बातें कर ली हैं इस क्लास में, तो इसको थोड़ा अच्छे से संभालना। रेजोनेंस पर और भी बातें जिसको करने के लिए हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।